भारत और रूस के आपसी रिश्ते काफी अच्छे हैं। हमारा कामकाज भी ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ चलता रहता है। ऐसे ही एक रोज जब सरकारी काम के लिए मुझे बुलावा आया, मैंने सोचे बिना वहां जाने का फैसला किया और पहुंच गया। आंखों से अपराध सत्य वास्तव में इतने रहस्य समेटे होता है। ये तभी पता चलता है जब आप सच के नजदीक जाते हैं, न डरे न खौफ खाएं। भारत और उसका एक पड़ोसी देश हमेशा से अच्छे रिश्ते साझा करते हैं। हमारा कामकाज भी ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ चलता रहता है। ऐसे ही एक रोज जब सरकारी काम के लिए मुझे बुलावा आया, मैंने सोचे बिना वहां जाने का फैसला किया और पहुंच गया। इस देश ने आधुनिकता के साथ अपनी कला और परंपरा को कैसे संरक्षित रखना है, ये बखूबी जाना है। जितनी ही अत्याधुनिक सुविधाएं, उतना ही कलात्मक देश। विज्ञान हो या योग, हर ओर ये देश आगे है। यहां मेरी गाइड थी मेशी। हमेशा मुस्कुराती और मदद के लिए तत्पर मेशी से मिलना मुझे भी ऊर्जा से भर गया। मेशी वैसे तो लंदन की रहने वाली है, पर काफी समय से अपने दोस्त लुइस के साथ यहां आ गई है और अब एक सरकारी गाइड की भूमिका निभा रही है। मेशी की उम्र तकरीबन 25 वर्ष होगी। उसके काम करने का ढंग बेहतरीन था, बिल्कुल संगठित और समय की पाबंद। कुछ दिन तो वहां काफी आपाधापी में बीते, लेकिन उस दिन मेरा काम खत्म हुआ। उसी रोज मैंने मेशी से पूछा, मेशी, आज मेरा सरकारी काम खत्म हो गया है। अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या आप मुझे 2 दिन और गाइडेंस देंगी? मुझे इस देश को घूमने और समझने में ज्यादा आसानी होगी। मेशी ने कुछ सेकंड सोचने में लगाए और कहा, 2 दिन ज्यादा नहीं है और अभी मुझे कोई भी नया टास्क अलॉट नहीं हुआ है, तो ठीक है, मुझे आपको घुमाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए, आप कहां से घूमना पसंद करेंगे? मैंने कहा, मुझे ऐसी जगह जाना है जो अजीबोगरीब हो, सच हो मगर असाधारण हो। जैसे कोई गांव जहां की कहानी सामान्य जीवन से अलग हो, या कोई जंगल या कोई भी असाधारण दिखने वाली जगह। मेशी ने कहा, माफ कीजिएगा सर, पर मैं भी इस देश में नहीं हूं। मैं समझ सकती हूं कि आप कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। मैं आपको कुछ पता करके बताती हूं। अगले 24 घंटों तक मेशी गायब रही तो मैं परेशान हो गया, लेकिन ठीक एक दिन बाद वे मुझे एक कैफे लाउंज में मिल गई। उसने दूर से ही मुझे इशारा किया तो मैं उसके पास पहुंचा। उसने कहा, चलिए सर, आपको आज ही मेरे साथ चलना होगा। बिल्कुल चलूंगा, लेकिन ये तो बताओ कहां? मैंने पूछा। मैं आपको शोधकर्ता के पास ले जा रही हूं। वे वास्तव में क्या करते हैं वह मेरी समझ से बाहर है, पर एक दोस्त ने मुझे बताया है कि वह आपकी बात जरूर समझेंगे। कहानियों के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता हूं, और यह शोधकर्ता कौन है? मैंने वक्त नहीं गवाया और मेसी के साथ यात्रा शुरू कर दी। शहर के सुदूर कोने में रहती थी इरीना, एक शोधकर्ता। यह जगह किसी ऐसे व्यक्ति का घर थी जिसे अनूठी चीजें पसंद है। बाहर रखे शू रैक पर बर्फीले इलाकों में पहने जाने वाला जूता रखा था, मगर बहुत पुराना। शौकीन लोग कलेक्शन भी रखते हैं। सोचते ही मैं मुस्कुराया। कभी मुझे भी शौक था, पर अब छूट गया। कमरे के भीतर की अद्भुत सजावट देखते ही मैं समझ गया कि मैं किसी वैज्ञानिक के घर पर पहुंचा हूं। हर तरफ टूटे फूटे तारों के गुच्छे, मशीनें और अजीब सी ध्वनियां, जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ अलग अलग समय बता रही हों। हम वहीं रखे एक काउच पर बैठ गए और इरीना का इंतजार करने लगे। इरीना बड़े सलीके से बाहर आईं और आते ही उनका फोन बजा। नहीं, आज नहीं हो सकेगा। आज का दिन मेरे लिए सामान्य नहीं है। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी और हमारी ओर मुड़ी। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर बड़ी बुझी हुई सी। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? उन्हें मेरे यहां आने के बारे में सब पता था। उनके पास वक्त कम रहता है और वह उसे वैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहती होंगी। दरअसल मैं भी एक तरह का शोध करता हूं, जो अजीबोगरीब और सत्य कहानियों को ढूंढता है और उन्हें सुलझाता है। मैं कई देशों में रहस्यमयी घटनाओं की वजह से चला जाता हूं। इसी कारण जब मेशी को मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने मुझे आपसे मिलने की सलाह दी। इरीना पल भर के लिए पॉज हुई। मेशी के चेहरे पर एक कन्फ्यूजन के भाव आए। शायद उसे इस बात पर संदेह हुआ कि वो मुझे सही जगह लाई है या नहीं। इरीना ने कहा,
अजीबोगरीब और सच घटनाएं जानकर लोग कुछ पल का रोमांच महसूस करते हैं, मन बहलाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन आज जो आप मुझसे जानने आए हैं वह अजीबोगरीब और सच होते हुए भी मेरे लिए कभी मनोरंजन का विषय नहीं रहा, बल्कि अध्ययन का विषय रहा है। आज मैं आपकी कितनी सहायता कर पाऊंगी ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको वह बताऊंगी जिससे आपको शायद मदद मिल सके। यहां से शुरू होती है वह कहानी जो इरीना ने मुझे सुनाई। मैं पिछले 26 सालों से एक इंफ्रासाउंड पर काम कर रही हूं। इंफ्रासाउंड वह है जो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते। हम इंसान 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियां ही सुन सकते हैं। इंफ्रासाउंड यानी एक ऐसी ध्वनि जो आपके कान सुन तो नहीं सकते, पर उसकी आवृत्ति से आपको फर्क पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना महसूस करते हैं, पर उस ध्वनि की आवृत्ति को सुन नहीं सकते। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इन आवाजों को सुना जा सके, मैं उसी पर काम कर रही हूं। चलिए अब मैं आपको यह बताती हूं कि यह काम मैंने क्यों शुरू किया। बात आज से 64 साल पहले की है। आज के ही दिन यानी 1 फरवरी को रूस के एक स्टेट कॉलेज यूरल पॉलिटेक इंस्टीट्यूट के 9 छात्र अपने एक लीडर इगोर ड्यातलोव के साथ रूस के उत्तरी हिस्से में माउंट ओटोटन के एक पहाड़ पर हाइकिंग करने पहुंचे थे। ये छात्र जोश से भरे और जुनूनी थे। 1 फरवरी को उनकी यात्रा का 6ठा दिन था। वे खोलाट स्याखल की पूर्वी कंधे पर पहुंच गए थे और वहीं आराम करने का सोचकर अपना टेंट वहीं गाड़ दिया था। उन्होंने बड़े आराम से रात का खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा घटा कि उनमें से कोई भी हाइकर लौटकर वापस ना आ सका। जब कई दिनों तक उनसे संपर्क नहीं हो सका, तब एक बचाव दल वहां भेजा गया। उसने जो रिपोर्ट तैयार की उसे पढ़कर हर किसी के होश उड़ गए। तभी डोरबेल बजी। मैम इरीना, कुछ लोगों ने बुके भेजे हैं। जी, आप उन सभी चीजों को अंदर मेज पर रख दें, मैं अभी थोड़ी देर में देखती हूं। बात कट गई, मैं माफी चाहती हूं। उस दल की रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि 1 फरवरी की रात वहां कुछ ऐसा अजीब हुआ था कि उन सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे दहलाने वाली बात यह थी कि एक हाइकर का सिर फटा हुआ था। 2 हाइकर्स पूरी तरह से बिना कपड़ों के मरे पाए गए। एक हाइकर पूरी तरह से जल गया था। एक हाइकर की गर्दन की हड्डी टूटी थी। एक अन्य हाइकर की जीभ ही गायब थी। एक हाइकर की खोपड़ी फोड़ दी गई थी और एक अन्य के सीने की हड्डी तोड़ दी गई थी। क्या? मेरे मुंह से एकदम से निकल पड़ा। इरीना ने कहना जारी रखा। उन सभी की लाशें आसपास की रेंजर टीमों ने पाई। टेंट फाड़कर भागने के सबूत मिले। ऐसा पाया गया कि टेंट को अंदर से खोला गया और सारे हाइकर्स एक ही तरफ भागने लगे। वहां उनके पैरों के निशान थे जो एक लकड़ी के छोटे घर में जा रहे थे। अजीब बात यह थी कि उन निशानों में भी एक केजीबी बात थी। कोई बिल्कुल नंगे पांव बर्फ पर भागा तो किसी ने सिर्फ एक पैर में जूते पहन रखे थे। इतनी बर्बरता से इतनी ठंड में उन पर किसने हमला किया होगा? जरूर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। कहीं पहाड़ों में रहने वाले आदिमानवों की करतूत तो नहीं। हर तरह की अटकलें लगाई गईं, संभावनाएं जताई गईं। किसी ने कहा कि जंगल के लोगों ने उन्हें मार दिया, कुछ ने उन्हें भूतों ने मारा। साथ ही आसमान से आए यूएफओ की संभावना को भी खूब जोर दिया गया, पर किसी का भी शोध सही साबित नहीं हो पाया। लास्ट 4 साल पहले यानी 2019 को ये फाइल फिर खोली गई और इसे इंफ्रासाउंड की वजह से हुई घटना बताया गया। तब मेरा वहां जाना हुआ और मैंने उसे बारीकी से समझने की कोशिश शुरू की और मैंने जो समझा उस अनुसार उस रात कुछ यूं हुआ था। सोने से पहले ही अचानक टेंट के भीतर हवा का दबाव बढ़ना शुरू हुआ। बर्फीले पहाड़ों पर ऐसा हो जाया करता है, इसलिए शुरू में सबने इसे इग्नोर किया, लेकिन अचानक ही उन्हें कुछ अजीब और अकृत्रिम आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई इंसान बाहर से टेंट खोलने के लिए धक्का दे रहा हो। उन सब ने टेंट को भीतर से खोला तो सामने कोई नहीं था। अचानक उनमें से एक को शरीर में जलन होने लगी, किसी को उल्टियां आने लगी। कुछ हाइकर घबरा कर चीखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सब एक साथ इतने ज्यादा भयभीत हुए कि वहां से भागने लगे, कुछ कपड़ों के साथ और कुछ बढ़ती हुई जलन न झेल पाने के कारण बिना कपड़ों के। लेकिन वहां था कौन और यहां इंफ्रासाउंड का क्या रोल?
मैंने पूछा। इरीना ने कहा, यही तो खासियत है इंफ्रासाउंड की। यह अदृश्य ध्वनि है, कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन इंसान के शरीर पर इसका अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है, जैसे बेचैनी महसूस करना, घबराहट होना, उल्टी आना और कई बार 3rd डिग्री सेंसेशन भी। ये जो कुछ भी घटा उसमें इंफ्रासाउंड का बड़ा रोल हो सकता है। फिलहाल ये रिसर्च पूरी नहीं हुई है, पर मेरी उम्मीद है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैम, सब तैयारी हो चुकी है, आप आ जाइए। जी, आप चलिए, हम तीनों वहां आते हैं। कुछ ही देर में इरीना हमें लेकर एक कमरे में आई, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग जमा थे और ये किसी के श्रद्धांजलि समारोह जैसा दिख रहा था। सामने एक व्यक्ति की तस्वीर थी जिस पर सभी ने सिर झुकाए, कैंडल जलाई और प्रार्थना की। इरीना जैसे ही मेरी तरफ आई, मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मेरे पिता हैं। आज ही के दिन उस ड्यातलोव घटना में उनकी मौत हुई थी। मेशी के साथ शांत मन से मैं वहां से निकल गया था और रास्ते में शांति से अपने आप में खोया हुआ था। चलते चलते मेरी नजर उसी शू रैक पर पड़ी और मैंने गौर किया, वहां सिर्फ एक ही पैर का जूता रखा था, वो भी इस तरह जैसे कोई खास सामान हो। अब जाकर मुझे इसका असल मतलब समझ आया था। मेशी ने मुझे टोका, सर, आपको ऐसी कहानियों में क्या आनंद मिलता है? आनंद नहीं मेशी, मुझे बस ये जानना पसंद है कि इस दुनिया में ऐसी बातें भी रहती हैं जो वास्तविक धरातल पर सामान्य नहीं है, पर होती हैं। मेशी हंसते हुए कहती है, सर, मैं नौजवान तो हूं पर ना समझ नहीं। क्यों? आई एम अ स्टोलन गर्ल। मतलब मैं आपको यात्रा के बाद बताऊंगी। मेशी ने क्यूरियोसिटी पैदा करके बात बीच में छोड़ दी थी, ठीक मेरी तरह। ये कहानी अगले एपिसोड में।